आप शुरू प्लेलिस्ट सुन रहे हैं और अब आप सुनेंगे टेलिम इस्तांबुल एपिसोड 42 का हिस्सा 4 जिनके राइटर शेर अफगन है। तो आए सुनने। तो जलाल ने कहा कि आयशा की बात क्या? तो नो ने कहा कि मैं आयशा की अद्वियात के बारे में पूछ रही हूँ। क्या आपको मुझ पर यकीन ना रहा? तो जलाल ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम आयशा की आंटी हो, पर तुम भूल गई हो कि वो लड़की उसकी बड़ी बहन है। नौर ने कहा कि मगर उस्टली और नाजायज भी। तो जलाल ने कहा कि तुम्हें इस बात का डर है ना कि आयशा को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो वो लड़की ऐसी नहीं है। दरअसल मैं बताना भूल गया, वो एक नर्स है। फिर नो ने कहा कि क्या वो नर्स है? मैं समझी कि वो एक आम लड़की है। मैं समझी कि आयशा गलत हाथों में है। इतने में एक खादिम आ जाता है और कहता है कि जलाल साहब आपके कहने पर नौर मैडम का कमरा खाली कर दिया है। तो नो ने कहा कि अब ये क्या है जलाल? तो जलाल ने कहा कि तुम जाओ। तो खदीम चला जाता है और जलाल कहता है कि कुछ दिनों के लिए तुम इस घर की मुलाजमा बनोगी और न ही बताओगी कि हम दोनों शादीशुदा हैं, खास करके उस लड़की के सामने जो मुझे अपना बाप समझती है। जो कुछ लोगों के साथ यहाँ कभी भी आने वाली है, वो आज से इस घर में उस लड़की के साथ यही रहेंगे। तो नौर ने कहा कि अब ये नई लड़की कौन है? तो जलाल ने कहा कि मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि वो जेमरे के अहल खाना है। कुछ लोगों को वाकिफ हूँ और कुछ लोगों को वाकिफियत नहीं। तो नूर ने कहा कि इसका क्या मतलब? कुछ को जानता हूँ, कुछ को नहीं जानते। तो जलाल ने कहा कि इसका ये मतलब है कि ये सब कुछ अपनी आयशा बेटी के लिए कर रहा हो। मुझे लगता है कि अब तुमको तुम्हारा माजी याद नहीं। नौर बेगम, मैंने तुम्हें अपनाने से पहले बताया था कि मैं अपने आप को इस घर का खादिम समझता हूँ। मैंने अपने आप को आज तक इस घर बार का मालिक ना समझा, और क्यों समझ के हमारा इस घर में कुछ नहीं और ये सब कुछ मालो दौलत ये सब आयशा का है। कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम किसकी रोटी खा रहे हैं। तो नो ने कहा कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पहले इस रोटी की कीमत क्या थी, अब क्या है। जलाल, ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। तो जलाल ने कहा कि तुम्हें सिर्फ जो इस घर से रोटी मिलती है उसकी कीमत याद है, और ऐसा कुछ है कि तुम्हारे ज़हन से माजी मिट गया है कि तुम इस घर के एक खादिम की बीवी हो। बेहतर होगा अपना वाजूद याद रख लो, और ऐसा कुछ है कि तुम नहीं जानती हो। मैं अपने आप को वो मोती की तरह तश्कील देता हूँ जो तस्बीह के दरमियान में फंसा हुआ है, जो आज तक किसी इंसान ने हाथ ना लगी हो। जो मेरे आसपास मोती है इस घर के एहसानात थे जो मेरे लिए कर्ज के सिवा कुछ नहीं। दूसरी तरफ शहर दिमला बाकी सब जलाल की मेंशन के गेट के सामने आ जाते हैं। तीसरी तरफ आयशा को हौसा जाता है, तो जेमरे देखकर आयशा के करीब आके आयशा का हाथ पकड़ लेती है।
फिर ऐसा लंबी लंबी ले के कहा, जेमरे आपा, क्या आप मुझे इस कमरे में तन्हा ना छोड़ना? मुझे यकीन है कि तुम मुझे एक दिन बाहर ले जाओगी। मेरी सांस को खुली फिजा की आर्स जरूरत है। ये कमरा बंद गली की सिवा मुझे कुछ नहीं लगता। यहाँ मेरी सांसें अपने दम घोट देगी। बोलो जेमरे आपा, क्या मैं इस कमरे से निकल पाऊंगी या नहीं? तो जेमरे बोली, तुम मेरा यकीन करो, तुम खुद बाहर जरूर निकलोगी और कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। एक मुलाजमा कमरे में दाखिल होके जेमरे कहती है, और उधर खदीम आके कहता है, जलाल साहब वो आ गए हैं। तो जलाल खदीम के साथ कमरे में से चला जाता है। तो नो साहिबा मोबाइल पे कदीर का नंबर मिला के अपने कान पे लगाती है और कहती है कि उठाओ उठाओ, पर को जवाब न मिला। दूसरी तरफ इटली में स्विमिंग पूल के करीब और 2-4 लड़कियों के घेरे में लेटा एक लड़की के हाथ से एक एक करके मजे ले के अंगूर खा रहा था। एक लड़की हाथ में मोबाइल ले आके कादिर दे के कहती है कि सामवन कालियो। तो कादिर चश्मा उतार के देखता है और कहा कि भाभी जी का फोन है। तो अपने कान पे लगाया और कहा कि हाँ भाभी, खैर तो है, क्या हुआ? तो नूर ने कहा कि ना पूछो कि क्या हुआ, ये सब कुछ तुम्हारी माजी की कारसानियां का नतीजा है। जो माजी में तुमने गलाजत के गुल खिलाए थे, अब वो गलाजत धीरे धीरे इस घर में घुसती चली जा रही है। तो कादिर कहता है कि मेरी भाभी बहुत चालाक है, तुम्हारे पास कोई ऐसी झाड़ू तो होगी जो मेरी गलाजत को बाहर निकाल फेंके। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ, कहीं आजकल की लड़कियाँ खफा ना हो जाए। और रख देता है और स्विमिंग पूल में यूसुफ को देखता है जो त्राकी लगा रहा था। और इधर नौर साहिब हेलो हेलो कहती रह गई और उधर बड़े मजे से अंगूर खाने लगा। अब यहाँ इस्तांबुल में रिमान फटी आंखों से जलाल की हवेली देख रही थी और सहर साहिबा को कहा कि वाह सहर बेगम, तुम्हारा नाजायज और साबिक सोहर कितना बड़ा अमीर घर का है। आखिर तुम्हें मान गई सहर, तुमने अपने माजी में कच्ची गोलियां नहीं खेली होगी। तो सहर साहिबा रिमान दादी को आंखें दिखाती है और कहा कि रिमान साहिबा, आपको हमेशा माल नजर आता है, माल वाला नहीं जिनके दिल जरा भी रहम नहीं होता, दूसरों के दिल को मिट्टी का खिलौना समझते हैं। जब चाहा खेला, जब चाहा टूट दिया। डमला गिरने लगी तो सहर ने थाम लिया और डमला, बेटी मेरे साथ चलो। इतने में जलाल भी नीचे आ उतरा और सब जलाल को देखकर चौंक गए। डमला जलाल को देखकर रोने लग गई। धीरे धीरे कदम उठा उठा के जलाल के गले जा लगी और कहने लगी कि आगा बाबा, क्या ये सच है कि भाई और मोम इस दुनिया में नहीं रहे? अब वो कहाँ है आगा बाबा? तो जलाल अपने दोनों हाथ डमला के कमर पे रखता है और कहता है, मुझे मालूम नहीं, जहाँ होगे इस दुनिया से लाख गुना बेहतर जहाँ में होगे। इतने में जेमरे आके सहर को गले लगा लेती है।
थोड़ी देर बाद तो जियान ने कहा कि ऐसे कैसे एक शक्ल दो आदमी हो सकते हैं। तो रिमान ने कहा मुझे तो यकीन आ रहा क्या सहर, क्या वो आगा साहब तो नहीं। खैर छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है आगा हो या जलाल हो। देखो जरा मद मुकाबिल थाली हमें खाने के लिए मिल ही गई। दुआ ये करो कि दमला को कुछ याद ना आए। वैसे देखा जाए जलाल की थाली में कोई कमी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, सबके सब मुझे ऐसे क्यों देखने लग गए। इतना कुछ रखा हुआ है, इसे खाएगा कौन। अगर दमला को याद गया तो तुम लोगों को भूख नहीं है। सब कुछ मैं खा जाऊंगी, बाद में सिकवा ना करना। तो सहर ने कहा कि सिकवा इस बात का है अगर दमला को याद आ गया तो मैं दमला से नजरें कैसे दमला की निगाहों में डाल लोगी। मैं बता नहीं सकी कि उसके आगा बाबा नहीं रहे और सब कुछ बता दिया, पर ये बता सकी अब वो किसी को अपना बाप समझती है। खुदा मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। तो जियान ने कहा कि आमी जान, मुझे एक बात तजवीज़ हो रही है कि इतना बड़ा आदमी आगा साहब बनने पर कैसे रज़ामंद हो गया। ये मेरे समझ से बाहर है। तो सहर ने कहा कि तुम सही कह रहे हो जियान, ये मुफाद पसंद होते हैं। हम काम करके एहसान का बदला चुकाएंगे, हम फारिग नहीं बैठेंगे। दूसरी जानिब कादिर स्विमिंग पूल के पास आया। यूसुफ तैराकी लगा आया तो यूसुफ ने कादिर को देखा तो कादिर का हाथ पकड़ के स्विमिंग पूल से बाहर निकाल आया। यूसुफ ने क्या हुआ जनाब, लड़कियों का बिस्तर छोड़ के मेरे पास क्यों आ गए। तो कादिर ने कहा कि क्या ये लड़कियों को हाथ लगाओ तो हाथ में बचा दे देती है। जो चीज तुम्हारे अंदर है वो चीज लड़कियों के पास कहाँ। क्या समझे, मैं कारोबारी दमक की बात कर रहा हूँ। मैंने किसी से सुना है कि वो दमक तुम्हारे पास भी है। यूसुफ ने कहा कि साफ साफ बात करो, तुम्हें क्या चाहिए। गुस्सा करना शैतान को करना एक बराबर होता है। अब मेरी बात सुनो कि 2 साल कब तुमने जो खेल खेल कर कराचाई होल्डिंग में घुस की पूरी कंपनी कब्जा में लेके जहां कूड़ा बिकता है तुमने वहां बेच डाली और उसी कंपनी के पार्टनर बन के हेड बन गए। अब वो कंपनी तुमसे खरीदना चाहता हूँ, बस तुम अपना दाम बोलो, कोई और शिकार ढूंढ लो। तो यूसुफ ने कहा कि मैं अगर बेचना ना चाहूँ तो कादिर बोला कि तो तुम्हें बेवकूफ कहूँगा। अच्छी सोच लो। तो यूसुफ ने कहा सोच लिया। फिर कादिर बोला कि क्या। यूसुफ ने कहा कि यही कि मैं तैयार हूँ सौदागर बनने के लिए। तो कादिर बोला कि यही हुई ना बात। आओ जरा लड़कियों से मिलो, मुझे लगता है कि तुमको आज तक एक लड़की नहीं मिली। सही कह रहा हूँ ना। अब जल्दी से तुम अपना दाम बोलो। तो यूसुफ ने कहा कि 50 बिलियन रिरा। तो उसी वक्त कादिर फोन करता है और कहता है कि हाँ वो मान गया 100 बिलियन पर ये साले साहब को कह देना, और फोन बंद कर लेता है। और ऐसे ना देखो यार, लेने वाला कोई और है, मैं तो बिच का दलाल हूँ। पहले मैं तुम्हारे जैसा था, एकदम संजीदा, मेरे बाल गिरने लग गए थे।
बदे को खुश रहना चाहिए। तो यूसुफ मुस्कुराया और दूसरी तरफ रिमान बेग लिए फिर रही थी और कहने लगी कि इतना बड़ा घर है पर पैसे छुपाने की कोई जगह नहीं। इस पहले नौर बेगम देख ले और सारे पैसे ले ले। आ सहर तुम्हें यही घर मिला था और आखिर नौर काम ना समना हो ही जाता है। तो रिमान बोली कि कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं मुसलसल तुम्हें याद करके चली आ रही थी। नौर ने कहा कि खुश आमदीद, इस घर में तुम्हारा रकम दी थी एक लड़की को बाहर का रास्ता बताने के लिए, ना कि उसके खाना लाने के लिए। रिमान ने अच्छा हम चले जाएंगे, साथ उसे ले जाएंगे। हमको क्या पता था इतना बड़ा जंजला जमीन से निकलेगा, मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी। अच्छा ये बताओ तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो, एक ही बात है या फिर कोई और बात है? हमारी जिम्रे इतनी भी खतरनाक नहीं है जितना तुमने समझा हुआ है। हमारी जिम्रे तो गाय है गाय। तो उन्होंने कहा कि उस लड़की में वो ही बात है कि गाय को पता नहीं होता कि वो दूसरों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। तुम चुपचाप अपना काम अंजाम दो और अपनी जबान और सवालों के लिए ना खोलो। दोनों कहे सुनकर चलती बनी। एक दिन बाद जलाल के कमरे में मुस्ताफा दखल हुआ और कहा कि जलाल साहब, कदर ने यूसुफ के साथ मामला तय पा गया है। तो जलाल ने कहा कि किस नौअत का मामला तय पा गया है? मुस्ताफा ने कहा कि 100 बिलियन की सौदा बंदी हुई है। जलाल साहब, एक और बात है, हुकूमत के हिकमात पर ज़लज़ला के आने के पेश नज़र ठेकेदारों को हरासा किया जा रहा है। हमको भी गैर मुद्दत के लिए जाना पड़ सकता है। और नीचे पुलिस के एक कार वारंट लिए खड़े हैं। तो जलाल मुस्ताफा को देख के जाने लगा, फिर रुक के कहा कि हो सकता है मैं जेल में बंद कर दिया जाऊं। इस पहले एक काम करो। थोड़ी देर बाद जलाल गार्डन में तो नूर जलाल के दिल पे हाथ रख के कहा कि जलाल, क्या सब कुछ ठीक है? तो जलाल ने कहा, हिम्मत रखो, ऐसा कुछ नहीं है। इतने में डिमला भी आ जाती है, वो देख लेती है तो नूर डिमला को देख के हट जाती है और अब डिमला जलाल के गले लग जाती है। आगा बाबा कहे के और कहती है कि आगा बाबा, अभी तो मुझे कुछ भी याद नहीं आया, बिना याद हानि करवाए आप यूँ जा रहे हो। तो जलाल कहता है कि मेरी बेटी, तहामुल का मुजाहिरा करो और कुछ दिन सब्र करो, मैं जल्द वापस आके मैं मासी की गलतियां बताऊंगा जो तुमने की है। हम जल्द मिलेंगे। एक कार जलाल को ले जाते हैं। अब डमलानो को अजीब नजरों से देखती है और नौर भी। अब थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर कहता है कि जलाल साहब, हम पहले बता दे कि हम माजरत हुआ है कि आपको बुलाया गया। आप जानते हैं कि हम किस शोबे से वाबस्ता है? तो जलाल ने कहा कि ये एक अच्छी बात है, कवानीन हर किसी के लिए एक सा होना चाहिए, अमीर तबका हो या गरीब तबका। तो ऑफिसर ने कहा कि हमको मायना करके तस्दीक की है कि आप बनाई हुई 1-2 इमारत में हल्का मवाद इस्तेमाल किया है, इसलिए आपका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड होगा। उसके बाद आप घर जा सकते हैं।
वरना फर्दे जुर्म आयद हुआ तो आप जानते हैं। इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? तो जलाल ने कहा कि क्या मैं उन अमारतों की रिपोर्ट देख सकता हूँ? वो बोला क्यों नहीं? तो जलाल देख के बोला इस रिपोर्ट में जिन अमारतों का जिक्र है हमने उनके साथ मुआहदा खत्म कर दिया था। तो ऑफिसर ने कहा कि जो अब आप कह रहे हैं, किसने और कितना मवाद लगाया है उसकी तस्दीक करने के लिए वक्त दरकार होगा। आप हमें 3 दिन दे, हम तहकीक करते हैं। तो जलाल को जेल में बंद कर देते हैं। 3 दिन बाद जलाल साहब जेल कैद काट के घर आ जाता है। दिन गुजरते गए, दिन ब दिन आयशा की सेहत बेहतर होती गई। जब नो आयशा को बेहतर देखती तो अपना दिल जला बैठती और नो रहमान को देखकर आंखें दिखाती तो रहमान नो को देखकर वापस लौट जाती। अब 40 दिन के बाद यूनुस अपनी कार में से निकल के बैग उठाए अपने घर लौट आता है। तो यूनुस बच्चों को देखकर चश्मा उतारता है। उमोद और बोलाद स्कूल बैग उठाए खड़े थे। तो यूनुस करीब आके उखरू बैठ के कहा कि कहाँ जाने की तैयारी है? तो बोलाद ने कहा कि अंकल जहाँ बेचे भारी भारी बैग उठा के जाते हैं। तो फिर यूनुस बोला ज्यादातर बच्चे भारी भारी बैग उठा के स्कूल जाते हैं। तो बोलाद बोला हम यही जा रहे हैं। तो यूनुस ने कहा कि कहो तो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। तो उमोद ने कहा नहीं, हमें किसी के साथ जाने की इजाजत नहीं, हम अपनी टैक्सी में जाएंगे। तो यूनुस ने कहा कि डरो ना यार, मैं आम बंदा हूँ। तो बोलाद ने कहा कि अच्छा अंकल ये बताओ, मुझे लगता है कि आपका बैग भी भारी है, क्या आप भी हमारी तरह स्कूल जाते हो? तो यूनुस ने कहा कि नहीं ये मेरे कपड़े हैं। फिर बोलाद बोला क्या आप घर छोड़ के भाग गए थे? तो यूनुस ने कहा कि हाँ मैं भाग गया था एक कैमरा लेके और एक बुक लेके, जिस तुम इल्म की स्कूल में किताबें लेके जाते हो वैसे ही जंगल में कमरा और नोटबुक ले गया। तस्वीरें खींच खींच के कुछ न कुछ सीख के अपनी नोटबुक में लिखता गया। तो बोलाद ने कहा कि अंकल मैं एक बात बोलो, भागना एक अच्छी बात नहीं, एक चीज से डर के भाग जाना फिर तुम लौट ना सकोगे। बहादुर कोई और बन जाएगा। इतने में टैक्सी आ जाती है। यूनुस कैब आ गई है, अब किसका इंतजार है? तो उमोद ने कहा बस हमारी जेमरे खाला का इंतजार है। यूनुस ने कहा क्या जेमरे खाला? इतने में जेमरे भी आ जाती है। बोलाद कहता कि आमी आप आ ही गई। जेमरे यूनुस को देखती है और यूनुस का दिल टूट जाता है। इसके साथ ही जालिम इस्तांबुल का 42 पार्ट 4 खत्म हो जाता है, जिनके राइटर शेर अफगन है। शेरू प्लेलिस्ट टीवी सुनने का शुक्रिया।